अरे, यह सही नहीं है। मुझे देखने दो। गूचू से प्रतिस्पर्धा कर रहा युवक स्तब्ध रह गया। उसने रास्ते में आ रहे बोबो को लात मारकर दूर कर दिया और तुरंत मंच के पीछे से प्रोग्राम कोड खींच लिया। वह जितना अधिक देखता, उतना ही अधिक मोहित हो जाता। यह कोई टूटा हुआ कोड नहीं था। यह बिल्कुल सुंदर था। रुको, यहाँ कोड की एक स्ट्रिंग जोड़ दी गई है। यह दोनों पक्षों को जोड़ने वाले एक पुल की तरह है, जो पूरे कार्यक्रम को एक सुंदर संचालन पूरा करने की अनुमति देता है। यह युवक उसमें डूबा हुआ था और खुद को निकालने में असमर्थ था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसके पीछे लोगों का एक समूह था। गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से बोबो और अन्य लोगों से कहा, देखो, मैं बहुत अच्छा हूँ। आखिरकार दूसरों ने गूचू को ठीक से देखना शुरू कर दिया। अब उसके साथ 6 साल की छोटी बहन जैसा व्यवहार नहीं किया। ली मिंग ने अपना काला चश्मा ऊपर चढ़ाया। चूचू, तुम प्रौद्योगिकी विकास में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते? ठीक है। आधे घंटे बाद ली मिंग कंप्यूटर के सामने झुक गई और गूचू द्वारा प्रस्तावित शोध विचारों पर ध्यान केंद्रित करने लगी। बहुत जल्द गूचू ने और अधिक लोगों को नीचे गिरा दिया। पूरी कंप्यूटर टीम सीखने के माहौल से भरी हुई थी। आखिरकार सभी को समझ आ गया कि प्रिंसिपल 6 साल की लड़की को कंप्यूटर टीम में प्रवेश देने के लिए क्यों तैयार थे। क्या प्रतिभा है? बोबो के चेहरे पर उदासी के भाव थे। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि हर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, उसने गूचू को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, चूचू, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने ये सभी कौशल कहाँ से सीखे? सबसे पहले, बोबो ने केवल यह सोचा था कि गूचू एक स्मार्ट छोटी लड़की थी, और वह एक सामान्य 6 साल की लड़की की तुलना में अधिक बुद्धिमान थी। आज जब उसने उसे देखा तो चौंक गया। क्या वह सचमुच केवल 6 वर्ष की थी? उनके प्रोग्रामिंग कौशल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को देखने का उनका अनोखा तरीका टीम के सदस्यों से बिल्कुल भी कमतर नहीं था। गूचू सभी प्रकार के कंप्यूटर मरम्मत उपकरणों से भी परिचित था और जानता था कि कंप्यूटर को तोड़कर उनकी मरम्मत कैसे की जाती है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। गूचू अपने पिछले जीवन में कंप्यूटर के साथ रहती थी। छोटी उम्र में ही वह गांव में इंटरनेट कैफे मैनेजर बन गईं। वह कंप्यूटर की मरम्मत करने, कंप्यूटर से खेलने और कंप्यूटर का अध्ययन करने में कुशल थी। इंटरनेट कैफे में अक्सर गैंगस्टर और गुंडे लड़ते रहते थे। समय के साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए गूचू ने लड़ना सीख लिया। अंततः वो बुद्धिमान और मजबूत दोनों थी। चूचू बहुत होशियार है। गूचू एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गई और अपने पैर हिलाए। प्रिंसिपल ने कहा कि चूचू एक दुर्लभ प्रतिभा है। बोबो, फिर क्या आप हैकिंग के बारे में कुछ जानते हैं? बोबो को विश्वास नहीं हुआ कि यह बच्ची इतनी होशियार है कि हर चीज में पारंगत है। हैकिंग कौशल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें आम लोग आसानी से महारत हासिल कर सकें। यह किसी की प्रतिभा पर निर्भर करता था। आखिरकार बोबो दुनिया के शीर्ष 10 हैकरों में से एक था। देश में बहुत कम विरोधी थे। गूचू केवल 6 साल का बच्चा था। वह हैकर कैसे हो सकती है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं अभी तक कुशल नहीं हूँ। गूचू ने अपना तुरुप का पत्ता प्रकट नहीं किया। यदि उसने हैकिंग कौशल में फिर से अपनी प्रतिभा दिखाई, तो देश शायद अनुसंधान के लिए उसके मस्तिष्क का टुकड़ा लेने के लिए लोगों को भेजेगा। बोबो ने राहत की भारी सांस ली। उसने गूचू के छोटे कंधे को थपथपाया और जोर से हंसा। यह ठीक है। भविष्य में मौका मिलने पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे पास अभी भी पुलिस स्टेशन से निपटने का अनुरोध है। चुचू, आपका कार्य क्षेत्र यहाँ है। आपके उपयोग के लिए 3 कंप्यूटर हैं। यदि आपको कुछ भी चाहिए, तो आओ और मुझे फोन करो। ठीक है। कंप्यूटर समूह में सभी सदस्यों का अपना निजी कार्य क्षेत्र होता था। गूचू को कमरे के कोने में नियुक्त किया गया था। यह शांत, स्वच्छ था और इसमें 3 कंप्यूटर थे। गूचू बहुत संतुष्ट था। वह जो चाहती थी वह अकेली रहना था। अभिजात्य वर्ग में शामिल होना सबसे अच्छा निर्णय था। उसे अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह कक्षा में बंद होकर जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने और शिक्षक द्वारा दिए गए छोटे लाल फूलों को मूर्खतापूर्ण ढंग से पहनने की जरूरत नहीं थी।
बोबो ने गूचू को बसाने के बाद अपना काम करने के लिए जल्दबाजी की। गूचू को अकेले रहना पसंद था, इसलिए उसने पहले कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन करने का फैसला किया। तभी उसकी नज़र कंप्यूटर पर पड़ी धूल पर पड़ी। गूचू को साफ सफाई का थोड़ा जुनून था, इसलिए उसने एक रुमाल लिया और गंदे कंप्यूटर स्क्रीन को पोंछने के लिए उसे आसुत जल में डुबोया। लिफ्ट की घंटी बजी और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। हरे रंग की पोशाक पहने माल लिंग एर बाहर निकली और कुछ ही दूरी पर कंप्यूटर टीम की विशेष मंजिल को देखा। वो आम तौर पर फ्लो का दौरा करने नहीं आती थी, खासकर इसलिए क्योंकि गंदी कंप्यूटर टीम से इंस्टेंट नूडल्स और अचार गोभी जैसी गंध आती थी। वो आज पूरी तरह से गूचू की स्थिति के बारे में जिज्ञासा से आई थी। वह जानना चाहती थी कि 6 साल की यह लड़की मूर्खों के झुंड के आसपास कैसे घूम रही थी। गंवार लड़कों की नज़र में सिर्फ कंप्यूटर था। वे 6 साल के बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते थे? जिज्ञासु इरादे से मालिंगर चुपचाप कंप्यूटर कक्ष में चला गया। उसे तीखी दुर्गंध नहीं आई। ऊपर देखने पर वह बड़ा कमरा, जो आमतौर पर अस्त व्यस्त रहता था, अब बमुश्किल करीने से व्यवस्थित किया गया था। हर जगह जो कूड़ा कचरा जमा हुआ था वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन्होंने एयर प्यूरीफायर भी चालू कर दिया, जिससे बदबू काफी हद तक कम हो गई। मालिंग एर अंदर आए और पाया कि वे सभी लड़के अपने कंप्यूटर से चिपके हुए थे। एक एक करके वे कीबोर्ड पर बेतहाशा टाइप कर रहे थे। मालिंगर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और कोने में 6 साल की छोटी लड़की को देखा। छोटी लड़की दबे पांव अपने रुमाल से बड़ी मेहनत से कंप्यूटर स्क्रीन पर धूल पोंछ रही थी। चूंकि वह बहुत छोटी थी, इसलिए स्क्रीन को पोंछने की उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। मालिंग स्तब्ध रह गई और वह आग की लपटों में घिर गई। ये कमीने, उन्होंने वास्तव में 6 साल की लड़की से उनके लिए सफाई करने को कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मूल रूप से गंदा कमरा इस बेचारी छोटी लड़की ने अकेले ही साफ किया हो? मालिंगर ने इस दृश्य की कल्पना की। 6 साल की लड़की अनाड़ीपन से गंदे मोजे और इंस्टेंट नूडल कंटेनर अकेले उठा रही थी, जबकि अन्य लड़के मदद किए बिना देखते रहे। लड़कों का यह समूह वास्तव में कमीनों का एक समूह था जो वैसे नहीं थे जैसे वे दिखते थे। कुछ ही मिनट पहले कक्षा में उन्होंने अपनी नई महिला सहपाठी की रक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन अब वे मिलकर गूचू को धमका रहे थे। हालांकि मालिंग र को थोड़ा गर्व था, वह वास्तव में इस तरह के बदमाशी वाले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह क्रोधित थी, इसलिए उसने अपने फोन से इस दृश्य की तस्वीर ली और अपने होमरूम शिक्षक श्री झोऊ को भेज दी। गूचू ने अपने कंप्यूटर से धूल पोंछना समाप्त कर दिया। जब उसने चमकदार स्क्रीन देखी, तो अंततः वह थोड़ी संतुष्ट हुई। वह उपकरण कक्ष में गई और गंदा रुमाल धोया। वह रुमाल धो ही रही थी कि अचानक उसे बाहर से आवाजें सुनाई दी। गूचू ने रुमाल पकड़ लिया और जिज्ञासा से देखा। जब उसने राउंड होमरूम शिक्षक श्री झोऊ को आते देखा, तो वह देख सकती थी कि उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसकी हर हरकत डरावनी थी। बोबो और अन्य 5 छात्रों को जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दनें सिकोड़ लीं। गूचू, क्या हुआ? जैसे ही वह हैरान थी, फॉर्म टीचर ने उपकरण कक्ष के दरवाजे पर गूचू को देखा। मूल रूप से लाओ झोऊ को मालिंग र द्वारा भेजी गई तस्वीरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि कंप्यूटर टीम के लड़के बेवकूफ थे, फिर भी वे 6 साल की लड़की को परेशान नहीं करेंगे। उसने पास आकर देखा कि 5 छात्र अपने अपने काम में व्यस्त थे। दूसरी ओर गूचू हाथ में गंदा रुमाल लेकर टूल रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। उपकरण कक्ष वह स्थान था जहां सफाई उपकरण रखे जाते थे, जैसे पोछा, झाड़ू और कपड़े। अब 6 साल की बच्ची के हाथ में एक गंदा रुमाल था। उसका छोटा चेहरा गंदा था और उसके हाथ लाल थे। श्री झोऊ की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। ये बव्वाओं का झुंड, उन्होंने वास्तव में अपने नए सहपाठी को धमकाया। मिस्टर झोऊ गुस्से में थे और उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम में से सबसे छोटा 14 साल का है और सबसे बड़ा 17 साल का है। 6 साल के बच्चे को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
और तुमने उसे अपने स्टेशन साफ करने के लिए भी मजबूर किया। तुम्हारा विवेक कहाँ है? बोबो अवाक रह गया। हमने नहीं किया, हमने खुद को साफ किया। बाकियों ने सिर हिलाया। भगवान, उन्होंने वास्तव में चुचू को धमकाया नहीं। वे सभी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मेरे पास आंखें हैं, मैं स्वयं देख सकता हूँ। श्री झोऊ जोर से चिल्लाए और पूरी इमारत कांप उठी। आमतौर पर आपकी कक्षा गंदी और गंदी होती है। मैं दयालु था और आपकी आलोचना नहीं करता था, लेकिन अब आप एक छोटी लड़की को धमका रहे हैं। आप पिटाई के लायक हैं। आप आज जो कर रहे हैं उसे रोकें और झाड़ू और बाल्टी लेने के लिए भंडारण कक्ष में जाएं। यदि आप पूरी मंजिल को साफ नहीं करते हैं, तो आपको रात के खाने के लिए घर जाने की अनुमति नहीं है। हर कोई, हमने कुछ नहीं किया, हमें दोष क्यों लेना है? व्यंग्य मत करो, साफ हो जाओ। उप श्री झो गुस्से से दहाड़ उठे। बोबो और अन्य लोग 3 बार हिले और सफाई करने के लिए भाग गए। गुचू ने अपने सिर पर सवालिया निशान वाला गंदा रुमाल पकड़ रखा था। श्री झो ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और एक मिलनसार मुस्कान बिखेरी। वो आया और चुचू से कहा, अच्छी लड़की, मुझे खेद है कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है। यदि वे भविष्य में तुम्हें धमकाने की हिम्मत करते हैं, तो बस मुझे बताओ। गुचू ने ईमानदारी से कहा, मिस्टर झो, बोबो और अन्य लोगों ने मुझे धमकाया नहीं। वे मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मूर्ख बच्चे, तुम अभी भी उनके लिए बोल रहे हो। मिस्टर झो ने गुचू की ओर देखा और महसूस किया कि उसका दिल और भी अधिक दुख रहा है। आओ, मेरे ऑफिस आओ। तुम वहां पढ़ाई कर सकते हो। सफाई खत्म होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। गुचू अभी भी बोबो और अन्य लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन श्री झो बेहद जिद्दी थे और उन्होंने गुचू के स्पष्टीकरण को बिल्कुल भी नहीं सुना। वो गुचू को कार्यालय में लाया और 5 किशोरों को सफाई के लिए छोड़ दिया। कंप्यूटर समूह का गतिविधि क्षेत्र बहुत बड़ा था। वे दैनिक आधार पर शायद ही कभी सफाई करते हों। यहाँ तक अगर वे कभी कभार फर्श पर झाड़ू भी लगाते थे, तो केवल झाड़ू उठाते थे और धूल को एक कोने में साफ करते थे। समय के साथ यह क्षेत्र जमी हुई धूल से ढक गया। बोबो और ओटाकस के समूह ने फर्श को पोंछा और सफाई की। इसे खत्म करने में उन्हें पूरे 5 घंटे लग गए। पूरा क्षेत्र बेहद साफ सुथरा था। श्री झो व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने आए और उन्हें बार बार अपने नए सहपाठी के साथ अच्छा व्यवहार करने की याद दिलाई। वे कठोर नहीं हो सकते। उन्हें नियमित रूप से सफाई करनी पड़ती थी और छोटी लड़की को अपने बाद सफाई नहीं करने देते थे। जब तक मिस्टर झो चले गए, बोबो पहले ही थक चुका था और जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके दोनों पैर कांप रहे थे। शाम को थका हुआ बोबो घर लौटा। खाने की मेज पर बोबो ने अपने बड़े भाई से थोड़ी सहानुभूति पाने की उम्मीद में आज जो कुछ हुआ उसके बारे में अपने बड़े भाई से शिकायत की। चेंग क्यूई ने यह सुना और अपना सिर उठाया। आपने चुचू को सफाई करने दी? बिल्कुल नहीं, वह केवल 6 साल की है। हम उससे ऐसा करने के लिए कभी क्यों कहेंगे? बोबो को बेहद डैक हुआ। मुझे नहीं पता कि किस छात्र ने शिक्षक को बताया कि हमारी कंप्यूटर टीम ने हमारे नए सहपाठी के साथ दुर्व्यवहार किया। श्री झो के गर्म स्वभाव ने मुझे लगभग उसी स्थान पर मार डाला। मैंने आज 3 घंटे तक फर्श साफ किया। भगवान, मेरी बाहें बहुत दुख रही हैं। चेंग क्यूई 2 सेकंड के लिए चुप थी। इस महीने आपकी पॉकेट मनी 2 गुनी हो जाएगी। जब बोबो ने यह सुना, तो उसकी पीठ में अब दर्द नहीं था और उसके पैरों में अब दर्द नहीं था। उसका पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ था, जैसा कि मेरे प्यारे बड़े भाई से अपेक्षा थी। वह मुझसे प्यार करता है। चेंग क्यूई की काली आंखें थोड़ी गहरी हो गईं और उसके चेहरे पर एक पुरानी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने धीरे धीरे शर्तें जोड़ी। अब से आप चुचू को उसके क्षेत्र को साफ करने में मदद करेंगे। उसे थोड़ा मायोसोफोबिया है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सफाई करने में वास्तव में खराब है। इतने वर्षों के बाद चेंग क्यूई को अभी भी गुचू की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से याद हैं और वह हर छोटी बड़ी खामी जानता था जिसे वह छिपाती थी। गुचू के लिए उनकी देखभाल शब्दों से परे थी।
बोबो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। अंततः वह अपनी आवाज धीमी करने और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। भाई, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या गूचू हमारी सौतेली बहन है या कुछ और? नहीं तो तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? चेंग क्यूई ने उसे उदासीनता से देखा। बोबो तुरंत चुप हो गया। वास्तव में चेंग क्यूई के अनुस्मारक के बिना भी बोबो इस प्यारी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करेगा। गूचू चतुर, जीवंत और बुद्धिमान था। जो भी छात्र उसके संपर्क में आता उसे धीरे धीरे इस छोटी सी लड़की से प्यार हो जाता। खासकर कंप्यूटर के शौकीन। वास्तविक जीवन की लोली उनके ठीक बगल में थी। एक एक करके उन्होंने स्वाभाविक रूप से बड़े भाइयों के रूप में अपनी भूमिका निभाई और गूचू के चारों ओर चक्कर लगाया। इस प्रकार हर दिन जब गूचू स्कूल की कक्षा में जाता था तो डेस्क पर हमेशा चॉकलेट और स्नैक्स होते थे। वहाँ वह घमंडी बहन मालिंग रा भी थी, जो मोर की तरह थी, जो गूचू को गुप्त रूप से फल भी भेजती थी। मालिंग रा ने गूचू को अपनी सुरक्षा करने के लिए भी कहा, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि लड़कों की दुनिया कितनी डरावनी और गंदी होती है। साथ ही आपको प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। चुच्चू, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी बहन तुम्हें शक्तिशाली और सुंदर लड़कों से मिलवाएगी। आपको उन मोटे कंप्यूटर विशेषज्ञों, खासकर बोबो के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। चूचू को भाई बोबो से प्यार क्यों नहीं हो सकता? गूचू ने सेब का एक टुकड़ा खाया और माँ लिंग र से उत्सुकता से पूछा। माँ लिंगर का सुंदर चेहरा लाल हो गया। क्योंकि वह आदमी बहुत परेशान करने वाला है। वह वास्तव में घना है। चुच्चू, तुम अभी भी जवान हो। क्या तुम नहीं जानते कि घना आदमी सबसे खराब होते हैं? गूचू, ओह, मैं समझ गया। गूचू की नजर माँ लिंगर के सुंदर चेहरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अस्पष्ट सा एहसास हो गया हो। माँ लिंगर की निरंतर देखभाल के अलावा कंप्यूटर टीम के गतिविधि क्षेत्र में बोबो और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से गूचू के लिए फल, केक और आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए एक बड़े रेफ्रिजरेटर की मांग की थी। चूचू पर बुरा प्रभाव छोड़ने के डर से बोबो और अन्य लोगों ने अपनी पसंदीदा पत्रिकाएं भी फेंक दी। रंगीन बिकनी वाली सुंदरियां चुचू जितनी प्यारी नहीं थीं। देखिए, वो यह भी जानती थी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे कोड और डिजाइन किया जाता है। गूचू बड़े स्तनों वाली और बुद्धिहीन सुंदरियों से कहीं बेहतर था। एक दिन गूचू वांगजिंग के कार्यक्षेत्र से गुजरी और गलती से उसकी आंख के कोने से वांगजिंग की कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर पड़ गई। हे भगवान, यह दिन का उजाला था। यह किशोर लड़का एक विशिष्ट जापानी शिक्षक से विशेष तकनीकें सीख रहा था। गूचू, डेडपैन फेस। वांग जिंग ने अपनी आंख के कोने से मासूम दिखने वाले गूचू की एक झलक देखी और लगभग डर गया। अंत में बोबो और अन्य लोगों ने वांग जिंग की पिटाई की और गुप्त रूप से एक छोटी बैठक की। 6 साल के बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए और कंप्यूटर टीम के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उन सभी ने अपने कंप्यूटर निकाले और अपनी हार्ड ड्राइव से कुछ विशेष फाइलों को हटाने के लिए दर्द सहा। अलविदा। अभिजात्य वर्ग का वातावरण सौहार्दपूर्ण एवं सुंदर था। सभी छात्र युवा गूचू की अच्छी देखभाल करते थे। गूचू ने खुशी खुशी यहाँ एक सेमेस्टर बिताया। सेमेस्टर के अंत में उसने एक थीसिस सौंपी। गूचू को पता था कि अपनी क्षमताओं को कैसे छिपाना है। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने 2 दिन एक थीसिस लिखने में बिताए जो उसके 6 साल के बच्चे के चरित्र और क्षमता के अनुकूल थी। शिक्षकों ने इसे देखा और बार बार सिर हिलाया। उन्होंने गूचू के पेपर का मूल्यांकन किया। उसके शब्द सरल थे, लेकिन संभावनाओं से भरे हुए थे। स्नातक थीसिस सुचारू रूप से पारित हो गई और गूचू ने कुलीन वर्ग में अध्ययन जारी रखने की योग्यता प्राप्त की। उसी समय एक सेमेस्टर जल्दी बीत गया। देर से शरद ऋतु बीत चुकी थी और सर्दी आ रही थी। शीतकालीन छुट्टियां जल्द ही आने वाली थीं। गूचू ने शीतकालीन अवकाश के आगमन का स्वागत करते हुए खुशी मनाई। गू मानक्सी की 6 महीने लंबी फिल्म की शूटिंग भी समाप्त हो गई। लू शानहे की फिल्म शूटिंग प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि उन्हें विदेशों में वह नहीं मिला जो वह चाहते थे।
मूल रूप से उनका इरादा 1 महीने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शूटिंग करने का था, लेकिन बाद में विभिन्न कारकों के कारण उन्हें यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में जाना पड़ा। हालांकि प्रतीक्षा करने वालों को अच्छी चीजें मिलती हैं। अंत में सभी दृश्य फिल्माए गए। बाद के दौर में फिल्म का निर्माण जोरों पर होने लगा। प्रचार टीम ने बड़े पैमाने पर फिल्म का प्रचार करना शुरू किया। एक फिल्म कॉन्सेप्ट ट्रेलर जारी किया गया। केवल 1 मिनट के फिल्म दृश्यों के साथ इसने लू शाने की निर्देशन क्षमता, अभिनेताओं के उत्कृष्ट अभिनय कौशल और फिल्म की कहानी के शानदार विश्व दृश्य को प्रदर्शित किया। ट्रेलर ने हर जगह खूब ध्यान खींचा। उद्योग जगत के कई अंदरूनी सूत्रों ने भविष्यवाणी की थी कि फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई करने की क्षमता है। यह काओ युएझी की नई फिल्म के बराबर हो सकता है। लू शानहे की फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद वांग एंटरटेनमेंट पीछे रहने को तैयार नहीं था और उसने प्रसिद्ध फिल्म क्वीन काओ युजी अभिनीत फैंटेसी फिल्म साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन का ट्रेलर भी जारी किया। फिल्म में बहुत सारे विशेष प्रभाव थे और यह घोषणा की गई थी कि इसे बनाने में 300 मिलियन युआन की लागत आएगी। ट्रेलर खूबसूरत और बेहतरीन था। जब से काओ युएझी ने घोषणा की कि वह सॉन्ग एंटरटेनमेंट छोड़ रही हैं और वांग एंटरटेनमेंट में शामिल हो रही हैं, तब से उनके अभिनय करियर में एक उछाल आया है। वांग तियानचेंग ने अपना वादा नहीं तोड़ा। उन्होंने उदारतापूर्वक काओ युएझी को अच्छे विज्ञापन और फिल्में दी। काओ युएझी के विज्ञापन, फिल्में और कवर सॉन्ग कॉरपोरेशन में पहले की तुलना में अधिक थे। काओ युएझी के प्रशंसक इधर उधर दौड़कर लोगों से कह रहे थे, देखिए, यह कंपनी की गलती थी। हमारी देवी युएझी वांग कॉरपोरेशन में बहुत अच्छा कर रही है। सॉन्ग कॉरपोरेशन एक बेकार कंपनी है जो खून चूसती है। वे केवल उन महिला सितारों को बढ़ावा देते हैं जिनके पास समर्थन है। अगर वे देर सबेर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को छोड़ देते हैं, तो उन्हें प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से दोनों फिल्मों को लेकर इंटरनेट पर तीखी बहस चल रही थी। हालांकि गू चू के पास इंटरनेट पर जनता की राय से निपटने का समय नहीं था। वो अब खुशी खुशी अपने सर्दियों के कपड़े पहन रही थी और गू मानक्सी को लेने के लिए अपने चाचा और लिन जियाओझो के साथ हवाई अड्डे पर जाने की तैयारी कर रही थी। गू मानक्सी फिल्मांकन में व्यस्त थी और लगभग आधे साल से घर नहीं लौटी थी। गू चू को उसकी याद आई। हाल ही में राजधानी का तापमान काफी गिर गया था। बाहर ठंडी हवा धूमिल थी और हवा चाकू की तरह उसके चेहरे को काट रही थी। गू चू ने एक रोएदार खरगोश टोपी और एक रोएदार गर्म दुपट्टा डाला। उसने अपने ऊनी दस्ताने पहने और अपने अंकल की कार में बैठ गई। वह पूरे रास्ते उत्साहित थी। अंकल, क्या आप तेज गाड़ी चला सकते हैं? मैं जल्द से जल्द माँ से मिलना चाहता हूँ। गू चू ने अपने पंजे रगड़े। लिन जियाओझो यात्री सीट पर बैठे। रिव्यू मिरर के माध्यम से उसने गू चू के उत्सुक छोटे चेहरे की एक झलक देखी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चूचू, चिंता मत करो, हम थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। इस सड़क पर कई कारें हैं। तुम्हारे अंकल के लिए बेहतर होगा कि वे धीमी गति से गाड़ी चलाएं। गू चू ने बेबसी से कंधे उचकाए। ठीक है, उसने अपनी फ्यूचर आंटी की बात सुनने का फैसला किया। पिछले कुछ महीनों में लिन जियाओझो और झाओ यान उन दिनों में लौट आए हैं जब वे भाई थे। वे सौहार्दपूर्वक साथ रहे, लेकिन किसी तरह कुछ अलग लग रहा था। आगे ट्रैफिक जाम था। लिन जियाओझो को डर था कि गू चू इंतजार करने से ऊब जाएगा, इसलिए उसने गू चू को मजाक से चिढ़ाने की योजना बनाई। चूचू, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। तुम टाई पहने मछली को क्या कहते हो? गू चू के पैर एक पल के लिए सोचते ही डगमगा गए। मुझे नहीं पता। झाओ, क्या आप उत्तर जानते हैं? यह बहुत सरल है। लिन जियाओझो ने झाओ यान से फिर पूछा। झाओ यान ने अपना सिर हिलाया। भाई जियाओझो, मुझे बताओ। गू चुचू ने अपनी आंखें झपकाईं। अपने दिल में उसने उसके घिनौने मजाक के लिए उसकी निंदा की। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति में कहा गया था, मैं उत्तर जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। लिन जियाओझो ने हंसते हुए चालाकी से अपनी उंगलियां हिलाईं। जवाब सामने आ गया है। आप इसे सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। गू चुचू, क्या आप समझ गए?
परिष्कृत और परिष्कृत। हा 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 हा। गुच्छू। नो माउथ फेस एक्सप्रेशनलेस झाओयान। नो माउथ फेस एक्सप्रेशनलेस डेडपैन फेस कैसा घिनौना मजाक है। भाई जियाओ झो, आप बहुत उबाऊ हैं। हालांकि वे समय बिताने के लिए उबाऊ चुटकुलों पर निर्भर थे और ट्रैफिक जाम खत्म होने वाला था। झाओ यान ने गाड़ी चलाना जारी रखा और बिना किसी रुकावट के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। गूछू ने हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर चारों ओर देखा, धैर्यपूर्वक अपनी मां के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि गूछू को जल्द ही पता चला कि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर न केवल सामान्य हवाई अड्डे के रिसेप्शनिस्ट थे, बल्कि युवा प्रशंसकों का एक समूह भी था। इन पंखों के हल्के संकेतों को देखते हुए, इसमें बड़े चमकीले फॉन्ट हैं, देवी मानसी गूछू। क्या मेरी मां के अब वास्तव में युवा प्रशंसक हैं? अंततः उसके केवल मध्यम आयु वर्ग के अनुयायियों से कहीं अधिक अनुयायी हैं। जैसा कि बाद में पता चला, फिल्मांकन के अलावा गू मेनेक्सी उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञापन समर्थन से नहीं चूके। लिसा एक योग्य एजेंट थी। उनके विज्ञापनों और समर्थनों का चयन बेहद सख्त था। यदि उत्पाद में समस्या थी या निर्माता को समस्या थी, तो चाहे समर्थन मूल्य कितना भी अधिक क्यों न हो, लिसा इसे स्वीकार नहीं करेगी। विज्ञापन के अलावा लिसा ने इस नई फिल्म द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग ब्रीज के प्रचार में भी बहुत योगदान दिया। प्रमोशनल फिल्म में गू मानक्सी कभी सुंदर और सुंदर थी, तो कभी ठंडी और निर्दयी। उनका शानदार अभिनय कौशल लगभग स्क्रीन पर छा गया और दर्शकों को प्रभावित किया। उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञापन समर्थन, सुंदर प्रचार वीडियो और गू मानक्सी के अच्छे रूप और व्यक्तित्व के साथ, वह केवल अपने रूप के आधार पर मनोरंजन क्षेत्र में अपने लिए एक रास्ता बनाने में सक्षम थी। बहुत ही कम समय में उनके बहुत सारे प्रशंसक बन गए। फिल्मांकन समाप्त होने और वह चीन लौटने के बाद वहां दर्जनों प्रशंसक भी थे जो उन्हें लेने आए थे। उसके प्रशंसक मुख्य रूप से पुरुष थे, क्योंकि वह कई युवा ओटाकस के लिए परम देवी थी। अपने बगल में उत्साही प्रशंसकों को देखकर गूछू उदास हो गई। वो कई कारणों से लोगों के इस समूह के सामने भागकर गू मानक्सी को मम्मी नहीं कह सकती थी। उसकी एजेंट लिसा ने उसे यह घोषणा करने से मना किया कि उसकी एक बेटी है। गू मानक्सी अपने करियर में उन्नति के मध्य में थी। वह सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दों के कारण अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकती। चूचू, अंकल के साथ आओ। जैसे ही गूछू झिझक रही थी, झाओयान ने धीरे से गू चुचू का हाथ पकड़ा और उसे हवाई अड्डे के वीआईपी मार्ग पर ले आया। यह हवाई अड्डे पर विशेष यात्रियों के लिए बनाया गया एक विशेष मार्ग था। आम लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। थोड़ी देर में गू मानक्सी का दल इस मार्ग से बाहर आएगा और सीधे हवाई अड्डे से निकलने के लिए कार में बैठ जाएगा। गूछू दौड़कर गई और दूर से वेटिंग हॉल में काले चमड़े की कुर्सी पर सूट पहने एक शांत, सुंदर और राजसी आदमी को बैठा देखा। उसका सूट सीधा था और उसकी गर्दन लंबी और पतली थी। उसके चेहरे की रूपरेखा असामान्य रूप से सुंदर थी और उसकी पतली उंगलियां मेज पर थपथपा रही थीं, मानो वह धैर्यपूर्वक किसी का इंतजार कर रहा हो। हवाई अड्डे के उड़ान परिचारक उनके प्रति सम्मानजनक थे और आसानी से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वो व्यक्ति जिसने मुझे मत छुओ का आभास दिया, वह कोई और नहीं बल्कि गूछू के पिता सोंगचेन थे। जब झाओ यान ने सोंगचेन को देखा, तो उसकी निगाहें अचानक ठंडी हो गईं। लानत है, यह आदमी मेरी बहन को फिर से नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ है। दूसरी ओर गूछू ने मुस्कुराने की पूरी कोशिश की और अपने छोटे पैरों के साथ भाग गई। उसने खुशी से उसे पुकारा, अंकल सोंग, चुचू यहाँ है। स्टाफ सदस्य जो सोंगचेन से कुछ ही दूरी पर चुपचाप इंतजार कर रहा था, चौंक गया। यह बच्चा कहाँ से आया? उसने वास्तव में आकर प्रेसिडेंट सोंग को परेशान करने का साहस किया। दो लंबे स्टाफ सदस्यों ने तुरंत गूछू को रोका। उनमें से एक की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसका लहजा बहुत अभद्र था। बच्चे, तुम्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अपने माता पिता के साथ चले जाओ। गूछू अपनी जगह पर रुक गई। मैं यहाँ अंकल सोंग की तलाश में हूँ। मैं यहाँ अपने पिता की तलाश के लिए आया हूँ।
क्या तुम सचमुच मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मिस्टर सॉन्ग कोई ऐसी छोटी लड़की नहीं है जिसके करीब आप आ सकें। कर्मचारी नीचे झुके और गूचू को वीआईपी क्षेत्र से दूर ले जाने की कोशिश की। श्री सोन चेन एयरलाइन के एक महत्वपूर्ण शेयरधारक थे। उसके पास उच्च पद और शक्ति थी, इसलिए वे उसे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा सोन चेन अपने जर्माफोबिया के लिए प्रसिद्ध था। वो किसी अपरिचित बच्चे को अपने निकट नहीं आने दे सकता था। गूचू ने अपनी प्यारी भौहें सिकोड़ ली। जैसे ही उसे दो स्टाफ सदस्य ले जाने वाले थे, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, उसे जाने दो। दोनों स्टाफ सदस्यों ने तुरंत गूचू को जाने दिया। सॉन्ग चेन अपने सुंदर चेहरे पर मुस्कान के साथ तेजी से आगे बढ़ा। वह नीचे झुका और गूचू को उठाया। उसने खुशी से कहा, चू, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी माँ की उड़ान में देरी हो गई थी। वो अगले 3 घंटों में यहाँ नहीं पहुँचेंगी। इस अवधि के दौरान सॉन्ग चेन काम में व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसे व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर आकर गु मानक्सी का इंतजार करने का समय मिल गया। जिस व्यक्ति से वह प्यार करता था उसे देखे हुए काफी समय हो गया था। वह सपने में भी उसके बारे में सोचता रहता था। अप्रत्याशित रूप से उसे प्रतीक्षा के बीच में एक परिचित नर्म और प्यारी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो यह उसकी बेटी थी। उसके मुलायम छोटे बाल थे, एक प्यारा सा छोटा चेहरा जो गोरा और कोमल था, और उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। वो हर दिन और भी सुंदर होती जा रही थी। मुझे बस माँ की याद आई, इसलिए मैंने उनका इंतजार करने के लिए जल्दी आने का फैसला किया। गूचू मधुरता से मुस्कुराया। अंकल सॉन्ग, क्या आपने अभी तक डिनर किया है? चुचू के बैग में चॉकलेट है। मैं आपको एक दे सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद चुचू। स्टाफ के 2 सदस्य उस समय दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि सॉन्ग चेन उस छोटी लड़की के प्रति बहुत अच्छा और दयालु था। क्या यह अभी भी उनकी यादों में ठंडा और संवेदनाहीन प्रेसिडेंट सॉन्ग था? सॉन्ग चेन ने गूचू को बैठाया और वेटर को कैंडी और फल लाने के लिए बुलाया। झाओ यान और लिन जियाओझोउ जल्द ही पहुंचे। झाओ यान सॉन्ग चेन के सामने बैठ गया और गूचू की ओर हाथ हिलाया। चूचू, आओ अंकल के पास बैठो। कोई जरूरत नहीं है। चूचू को मेरे बगल में बैठना पसंद है। सॉन्ग चेन मुस्कुराया। झाओ यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सॉन्ग चेन के मुंह के कोने मुड़ गए। हवा में बारूद की हल्की गंध थी। गूचू ने अपने हाथों में मिठाइयां पकड़ रखी थीं। दोनों फिर से युद्ध शुरू करने के लिए तैयार थे। अंकल ने हमेशा सॉन्ग चेन के चरित्र और नैतिकता को अस्वीकार कर दिया था। उन्हें गु मानक्सी और सॉन्ग चेन का एक साथ रहना मंजूर नहीं था। जब भी वे दोनों मिलते, वे हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते। चूचू, तुम कहाँ बैठना चाहते हो? झाओ यान ने पूछा। सॉन्ग चेन की उत्सुक निगाह भी उस पर पड़ी। गूचू दुविधा में था और उसने बेवकूफ बनने का फैसला किया। उसकी मुस्कान मधुर थी और आंखें काली थीं। वह विशेष रूप से हानिरहित लग रही थी। चूचू को भाई जियाओझोउ के चुटकुले पसंद हैं। मैं भाई जियाओझोउ के साथ बैठूंगा। लिन जियाओझोउ, जो अपनी जेबों में कैंडी रख रहा था, ने अपना सिर उठाया और घुंघराले बालों का एक गुच्छा नीचे झुक गया। क्या? गूचू लिन जियाओझोउ के पास दौड़ा और उसे मुट्ठी भर मिठाइयां दी। बचकानी आवाज में उसने कहा, भाई जियाओझोउ, क्या आपके पास चुचू के लिए और कोई चुटकुले हैं? गूचू ने मन ही मन शाप दिया। आप दोनों को अपना काम अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। मेरे जैसे मासूम और कमजोर बच्चे को इसमें मत घसीटो। लिन जियाओझोउ बहुत खुश थे, और उन्होंने गूचू से उत्साहपूर्वक कहा, क्या तुम्हें मेरे चुटकुले इतने पसंद हैं? तो मैं तुम्हें एक और चुटकुले सुनाता हूँ। तुम्हें टूटी हुई कलम से क्यों नहीं लिखना चाहिए? गूचू, एक्सप्रेशनलेस वह नहीं जानती थी, और वह वास्तव में जानना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं आपको बता दूं। लिन जियाओझोउ ने स्पष्ट रूप से अपने हास्य की भावना को अधिक महत्व दिया। क्योंकि यह व्यर्थ है। गूचू ने जबरदस्ती मुस्कुराने की पूरी कोशिश की। हा, 3 घंटे की यातना के बाद गु मानक्सी की उड़ान आखिरकार उतर गई। लंबे समय के बाद गूचू ने गु मानक्सी को मार्ग के दूसरे छोर से चलते हुए देखा,
और उसकी आंखों में बादल छाने लगे। जो महिला आई वह महिला थी जो उसे दुनिया में सबसे अधिक प्यार करती थी, और वह अपने बारे में हर चीज से निस्वार्थ भाव से प्यार करती थी। माँ। गू छू तुरंत वहां पहुंचा। गू मानक्सी आधी बैठ गई और उसने अपनी बेटी गूचू को गले लगा लिया। उसकी आंखों के कोने थोड़े नम थे, और उसने गूचू का छोटा सा चेहरा पकड़ रखा था। चूचू, मुझे तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। तुम लंबे और भारी हो गए हो। हमारा चुचू बड़ा हो गया है। माँ, चुचू तुम्हें बहुत याद करता है, गूचू ने सूंघते हुए बुदबुदाया। उसने धीरे से गू मानक्सी की गर्दन को गले लगाया और उसे आत्मीयता से रगड़ा। उसे अपनी माँ के आलिंगन की बहुत याद आती थी। वहाँ उसकी परिचित गंध भी थी। गू मानक्सी का वजन काफी कम हो गया था। उसका फिगर और भी पतला हो गया था। उनकी उपस्थिति सुंदर और भावपूर्ण थी, और फिल्म में मुख्य महिला नायक की संभावित वीरता की भावना का हल्का संकेत था। इससे उनका लुक और भी आकर्षक लग रहा था। वह वास्तव में मुख्य महिला किरदार बनने के योग्य थी। यह ब्रह्मांड। गू मानक्सी ने गूचू का छोटा सा हाथ पकड़ा और पिछले कुछ महीनों के दौरान उसके जीवन के बारे में पूछा। गूचू ने धैर्यपूर्वक एक एक करके उसके सवालों का जवाब दिया और माँ और बेटी ने कुछ देर तक बात की। बगल में सॉन्ग चेन ने इस गर्म दृश्य को देखा, और उसकी काली आंखों की गहराई में लहरें दिखाई दी। यह उसका बच्चा था, उसकी पत्नी। कितना अच्छा। गू मानक्सी ने गूचू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया, और उसकी नजर सॉन्ग चेन से होते हुए झाओ यान और लिन जियाओझो की ओर चली गई। भाई जियाओझो, मैंने इस अवधि के दौरान आपको बहुत परेशान किया है। चुचू शरारती और असंवेदनशील है, मुझे आशा है कि आप उसे दोष नहीं देंगे। हे, चुचू एक अच्छा और आज्ञाकारी बच्चा है। झाओ और मुझ पर उसकी देखभाल करने का कोई दबाव नहीं है। लिन जियाओझो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पहले से ही चुचू को अपनी बेटी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अपने बच्चे की देखभाल करना मुश्किल नहीं है, हा। गू मानक्सी मुस्कुराई। झाओ यान के आमतौर पर ठंडे चेहरे पर मुस्कान की झलक दिख रही थी। सॉन्ग चेन, जो उसके बगल में था, ने अपना गला साफ किया और अपनी उपस्थिति महसूस कराने की पूरी कोशिश की। मानक्सी, मैंने चुचू का भी अच्छा ख्याल रखा। सच में, जब भी मेरे पास समय होता था मैं चुचू का ख्याल रखता था। मैंने उसे स्कूल भी भेजा। सॉन्ग चेन ने अपने दिल में चिल्लाया। मानक्सी, मुझे देखो। मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और आप वास्तव में मुझे अनदेखा कर रहे हैं। वह मन ही मन रो रहा था। गू मानक्सी ने नाखुशी से सॉन्ग चेन की ओर देखा। आपने सुनिश्चित किया कि मुझे पता है कि आप चुचू की देखभाल कर रहे हैं। हर बार जब आप गूचू के साथ होते थे, तो आप हमेशा मुझे बड़ी संख्या में तस्वीरें और वीडियो दिखाते थे, लगातार मुझे यह बताने की कोशिश करते थे कि आप एक पिता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। सॉन्ग चेन ने गू मैनेक्सी वीचैट संदेश बहुत बार भेजे। वह उसका हालचाल पूछता रहा। गू मानक्सी लगभग उसका नंबर ब्लॉक करना चाहता था। अंकल सॉन्ग वाकई अच्छा है। मुझे अंकल सॉन्ग पसंद है। गूचू ने मानक्सी का हाथ पकड़ लिया। स्नैक्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और हर कुछ दिनों में भेजी जाने वाली मुफ्त सवारी के कारण उसने सॉन्ग चेन को पहचान दी। सॉन्ग चेन ने गर्व से अपना सिर उठाया और अपनी छाती फुला ली। देखिए, मेरी बेटी को याद है कि मैं कितना अच्छा था। गू मानक्सी ने चुपके से अपने मुंह के कोने ऊपर उठाए। जल्द ही लू शानहे, जियांग चेंग, झाओ मनशी, झांग क्यूई और बाकी कलाकार पहुंचे। उन्हें आखिरी बार मिले हुए काफी समय हो गया था। लू शानहे का रंग काफी गहरा हो गया था। उनके लंबे बाल लापरवाही से उनके सिर के पीछे बंधे हुए थे, जिससे उनका खूबसूरत चेहरा और भी अच्छा लग रहा था। सॉन्ग चेन को दूर से देखकर लू शानहे ने अजीब स्वर में कहा, यो, मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट सॉन्ग इतना स्वतंत्र था कि हमें लेने आ सके। काफी समय हो गया था जब उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। लू शानहे और सॉन्ग चेन के बीच तनाव कभी खत्म नहीं हुआ था। मिलते ही झगड़ा जरूर करेंगे। सॉन्ग चेन ने उपहास किया, तुम ही उठाओगे। तुम्हारे पास कितना दुस्साहस है।
लू शानहे ने अपनी जीभ चटकाई और अपना बैग जियांग चेंग की बाहों में भर दिया। वह अहंकार से भरे चेहरे के साथ आया और सौंग चेन के खिलाफ चला गया। उन दोनों ने एक दूसरे को उदासीनता से देखा और मौखिक लड़ाई में लगे रहे। वे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। दूसरी ओर चुचू वास्तव में उनका उपहास करना चाहता था। ये दोनों आदमी बहुत बचकाने थे। अंत में गु मानक्सी और उसका समूह विशेष वीआईपी चैनल के माध्यम से हवाई अड्डे से चले गए। गु मैनेक्सी के स्वागत के लिए झाओ यान ने व्यक्तिगत रूप से खाना बनाया और व्यंजनों से भरी एक मेज बनाई। झाओ मंशी भी खुशी से दौड़ पड़ा। जहां भी गु मानसी थी वहां वह थी। डाइनिंग टेबल पर झाओ मंशी ने सभी को विदेश में फिल्मांकन की मजेदार कहानियों के बारे में बताया, जिससे टेबल हंसी से भर गई। शाम को गूचू ने एक नर्म तकिया लगाया और मां के साथ सोने के लिए भाग गया। गु मानक्सी के चीन लौटने के बाद उनके काम में देरी नहीं हुई। जिस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया था वह प्रचार अवधि के दौरान थी, इसलिए गु मानक्सी को अपना चेहरा दिखाने के लिए कई गतिविधियों में भाग लेना पड़ा। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद लिसा ने उसे कुछ टीवी स्क्रिप्ट दी और गु मानक्सी से एक प्रमुख किरदार चुनने के लिए कहा। उस दोपहर गु चू ने व्यक्तिगत रूप से मानक्सी के लिए कुछ गर्म चाय बनाई। वो गु मानक्सी की बाहों में बसी और गु मानक्सी के साथ स्क्रिप्ट पढ़ी। माँ, आप क्या पढ़ रही हैं? गु चू ने उत्सुकता से पूछा। सर्दी का मौसम था और कमरे का तापमान कम था। गु मानक्सी ने गु चू के ऊपर एक कंबल उड़ाया और धीरे से कहा, मम्मी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और उन्हें एक उपयुक्त स्क्रिप्ट चुनने की जरूरत है। गु मानक्सी अब सॉन्ग एंटरटेनमेंट के तहत एक सेलिब्रिटी थी। लू शानहे की फिल्म की शूटिंग के बाद उनकी स्थिति और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उनकी प्रबंधक लिसा ने उन्हें विभिन्न टीवी श्रृंखलाओं में अभिनय से परिचित कराने की योजना बनाई। इस तरह वो अधिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए कभी कभी फिल्म की स्क्रिप्ट शूट कर सकती थी। गु मानक्सी को जो स्क्रिप्टें दी गईं, वे सभी महिला प्रधान थीं। चूचू भी इसे देखना चाहता है। गुचू गु मानक्सी की बाह पर लेटा हुआ था, उसकी गहरी आंखें 4 लिपियों पर घूम रही थीं। 4 स्क्रिप्ट्स थीं, द विंड ब्लोज, टेल्स ऑफ यू लू, द मीटिंग और ओड टू द ह्यूमन वर्ल्ड। नामों के आधार पर यह क्लासिक चीनी टीवी श्रृंखला के नामकरण परंपराओं के अनुरूप था। यह अनुमान लगाना आसान था कि किसमें महिला प्रधान भूमिका थी और किसमें पुरुष प्रधान भूमिका थी। माँ, आप कौन सी स्क्रिप्ट चुनना चाहती हैं? गु चू ने अपने पंजों और चमकती आंखों से टेल्स ऑफ यू लू की स्क्रिप्ट की रूपरेखा पकड़ ली। गु मानक्सी ने धीरे से कहा, मैं द विंड ब्लो और टेल्स ऑफ यू लू के बीच चयन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी तक निश्चित नहीं हूँ। गु मानक्सी को उस समय दबाव महसूस हुआ जब उसके प्रबंधक ने निर्णय उसके हाथ में सौंप दिया। लिसा हमेशा उसके प्रति विनम्र और ठंडी थी, लेकिन गु मानक्सी को वास्तव में नहीं पता था कि उसने उसे अपमानित करने के लिए क्या किया है। हवा चल रही है, चुनी, माँ। गु चू ने पलकें झपकाईं और गंभीरता से कहा, चूचू ने पहले द विंड ब्लोज का प्रशंसक एनिमेशन देखा है। यह सच में अच्छा है। इसमें मुख्य नायिका मम्मी की तरह ही खूबसूरत है। गु मानक्सी मुस्कुराए और गूचू की छोटी नाक पर चुटकी ली। हमारा चुचू अभी भी कैंटून देख रहा है। क्या तुमने रात में छिपकर इसे देखा था? नहीं, गूचू ने मुंह बनाते हुए कहा। माँ, क्या हम सिर्फ द विंड ब्लोज चुन सकते हैं? टेल ऑफ यू लू नाम अच्छा नहीं लगता। गु मानक्सी ने हमेशा द विंड ब्लोज की स्क्रिप्ट को प्राथमिकता दी थी। कथानक रोमांचक था और पात्रों का अच्छी तरह से निर्माण किया गया था। हालांकि निर्देशक और अभिनेता ज्यादातर नए थे, गु मानक्सी ने हमेशा स्क्रिप्ट की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया था। अब जब उसने गूचू की सलाह सुन ली थी, तो गु मानक्सी ने द विंड ब्लोज चुनने का फैसला किया। गूचू गु मानक्सी की बाहों में बस गया और अपनी मां के साथ स्क्रिप्ट पढ़ी। वास्तव में गूचू ने अपनी मां को महिला प्रधान नाटक टेल्स ऑफ यू लू को छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि टेल ऑफ यू लू के दल की मूल कहानी में एक चौंकाने वाला घोटाला था। टेल्स ऑफ यू लू एक बड़ा प्रशंसक आधार वाला उपन्यास था।
इसे टीवी श्रृंखला में रूपांतरित किए जाने के बाद इसकी व्यापक रूप से प्रतीक्षा की गई। महिला प्रधान अभिनेत्री काओ युएझी थी, जबकि पुरुष प्रधान एक लोकप्रिय युवा आदर्श थे। हालांकि टीवी श्रृंखला का फिल्मांकन पूरा होने के बाद मुख्य अभिनेता को एक चौंकाने वाले घोटाले का सामना करना पड़ा। कई महिला प्रशंसकों ने मुख्य अभिनेता पर प्रशंसकों के साथ सोने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कम उम्र की लड़कियां। ये मामला काफी तूल पकड़ गया। टेल्स ऑफ यू लू, जिसकी लागत 100 मिलियन युआन से अधिक थी, को मुख्य पुरुष भूमिका के घोटाले के कारण स्थायी रूप से हटा दिया गया था। काओ युएझी भी इस नाटक से बहुत प्रभावित हुई और उनकी लोकप्रियता गिर गई। सौभाग्य से उसकी सबसे अच्छी दोस्त चेंग क्विंग्युन ने उसकी मदद की और अपने संसाधनों का उपयोग करके काओ युजी के लिए एक टीवी श्रृंखला तैयार की, जिससे काओ युजी को वापस आने की अनुमति मिली। तब से उसकी राह आसान थी। यदि गु मानक्सी इस नाटक में अभिनय करने गई जहां मुख्य पुरुष भूमिका में घोटाले थे, तो बाद के चरणों में वह निश्चित रूप से प्रभावित होगी। जहां तक नाटक द विंड ब्लोज का सवाल है, इसमें थोड़ा निवेश और कई नए कलाकार थे, लेकिन कथानक उत्कृष्ट था। हालांकि निर्देशक के पास ज्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी वह लू शानहे के शिष्यों में से एक थे और उनका भविष्य उज्ज्वल था। मूल उपन्यास में द विंड ब्लोज के रिलीज होने के बाद इसने तुरंत पकड़ बना ली। अपने अच्छे कथानक और बेहतरीन शूटिंग से सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी मुख्य कलाकार रातों रात मशहूर हो गए। यदि गु मानक्सी द विंड ब्लोज के कलाकारों में शामिल हो जाती है, तो उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। दूसरी ओर वांग एंटरटेनमेंट मुख्यालय काओ युएझी ने सुंदर ढंग से जम्हाई ली और अपना हाथ बढ़ाया। मेकअप कलाकार से उसे नवीनतम सुंदर मैनिक्योर बनाने के लिए कहा। अब काओ युएझी का करियर सुचारू रूप से चल रहा था। उन्होंने हाल ही में बड़ी फिल्म साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन की शूटिंग पूरी की थी और उद्योग आमतौर पर बॉक्स के बारे में आशावादी था। इस फिल्म की ऑफिस कमाई यह मानते हुए कि यह लू शानहे की फिल्म द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग ब्रीज के बराबर हो सकती है। वास्तव में बॉक्स ऑफिस की कमाई द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग ब्रीज से भी आगे निकल सकती है। आखिरकार, हालांकि लू शानहे की फिल्में अच्छी दिखती थीं, लेकिन फिल्म के विषय ज्यादातर युद्ध और चीन गणराज्य तक ही सीमित थे। फिल्म में चर्चा किए गए विचार बहुत भारी थे। आधुनिक समय में पॉपकॉर्न फिल्में पसंद करने वाले दर्शक बड़ी स्क्रीन वाली व्यावसायिक फिल्में पसंद करते थे। भव्य विशेष प्रभाव मिस युएझी, यह नई स्क्रिप्ट है। सहायक ने स्क्रिप्ट का ढेर सौंप दिया। राष्ट्रपति वांग ने कहा कि आप जो चाहें उसे चुन सकते हैं। काओ युएझी की खूबसूरत आंखें चमक उठी क्योंकि वह आलस्य से स्क्रिप्ट पलट रही थी। द विंड ब्लोज, टेल्स ऑफ यू लू, द मीटिंग, ओड टू द ह्यूमन वर्ल्ड। मिस युझी, प्रेजेंट वांग चाहेंगे कि आप टेल्स ऑफ यू लू चुनें। सहायक ने सम्मानपूर्वक कहा, यह एक महान निर्देशक का काम है और इसमें कई अनुभवी अभिनेता हैं। मुख्य अभिनेता लोकप्रिय गायक फैन यावू हैं। उनके कई प्रशंसक हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से बहुत सारे दृश्य लाने में सक्षम होंगे। काओ युएझी ने अपना हाथ लहराया और मेकअप आर्टिस्ट को अपना मैनिक्योर रोकने का संकेत दिया। उसने स्क्रिप्ट ली और संक्षेप में उस पर नजर डाली। अंत में उसने द विंड ब्लोज और टेल्स ऑफ यू लू को चुना। काओ युझी ने टेल्स ऑफ यू लू की प्रोडक्शन टीम को देखा। उसके लाल होंठ एक चिढ़ाने वाली मुस्कान में बदल गए। फैन येवू, क्या वह गायक नहीं है? मैंने उसकी फिल्में देखी हैं। उसका अभिनय भयानक है। क्या वह इसके लायक है मुख्य पुरुष बनने के लिए? काओ युएझी एक ग्लैमरस फिल्म क्वीन थी और उनकी दर्शकों की रेटिंग की गारंटी थी। उन्हें ऐसे अभिनेताओं के साथ अभिनय करना पसंद था जिनके पास अभिनय कौशल था। हालांकि मनोरंजन उद्योग में काफी अराजक माहौल था। कई आदर्श अभिनय उद्योग में प्रवेश करना चाहते थे। न केवल उनका अभिनय कौशल खराब था, बल्कि उन्होंने स्क्रिप्ट को भी बर्बाद कर दिया। काओ युएझी ने इन लोगों को अपने दिल की गहराई से देखा, लेकिन हर तरफ से दबाव में उसे अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। कभी कभी काओ युएझी ने यह भी सोचा कि वह ऐसे अभिनेता के साथ अभिनय करने के बजाय गु मानक्सी के साथ अभिनय करना पसंद करेगी,
जिसके पास अभिनय कौशल नहीं है। गु मानक्सी का चरित्र छोटा था, लेकिन कम से कम उसका अभिनय कौशल उत्तम था, कुछ मूर्तियों से कहीं बेहतर। सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस यूजी, मिस्टर फैन देश के सबसे लोकप्रिय गायक हैं। वह सुंदर, अच्छे दिखने वाले हैं और उनकी कई महिला प्रशंसक हैं। काओ युएझी ने अपने होंठ भींचे और उसकी नजर द विंड ब्लोज शीर्षक वाली पतली पुस्तिका पर पड़ी। वह वास्तव में द विंड ब्लोज की ओर अधिक झुकी हुई थी। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। कथानक सहज था और तर्क उत्तम था। यह अफसोस की बात थी कि प्रोडक्शन टीम बहुत खराब थी। वे मूवी क्वीन के रूप में काओ यूजी की स्थिति के योग्य नहीं थे, न ही वे उसे उच्च वेतन दे सकते थे। काओ युएझी ने दिल में आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं टेल्स ऑफ यू लूप की स्क्रिप्ट स्वीकार कर लूंगी। ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा और प्रोडक्शन टीम से बात करूंगा। सहायक खुशी से भाग गया। काओ युएझी ने अपने पतले हाथ फैलाए और मेकअप आर्टिस्ट से अपने नाखूनों को संवारना जारी रखने को कहा। जब से वह वांग एंटरटेनमेंट में शामिल हुई, काओ युएझी को हर दिन बहुत थकान महसूस होती थी। विज्ञापन और प्रोडक्शन टीम की लगातार फिल्मांकन ने उनके करियर को हमेशा की तरह सफल बना दिया। हालांकि उसे थकावट महसूस हुई। वह अक्सर एक स्पंज की तरह महसूस करती थी, जिसे वांग कॉर्पोरेशन द्वारा उसके अंतिम मूल्य के लिए लगातार निचोड़ा जाता था। हालांकि यही वह रास्ता था जो उसने तब चुना था, और उसे अब इस पर पछतावा करने का कोई अधिकार नहीं था। काओ युएझी ने फिल्म साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अभी अभी फिल्म की शूटिंग पूरी की है। यह एक विशाल प्रोडक्शन टीम के साथ एक प्रोडक्शन था और उन्होंने इसमें अपने बेहतरीन अभिनय कौशल का योगदान दिया था। यदि सब कुछ सुचारू रूप से चला, तो वह निश्चित रूप से बड़ी संख्या में प्रशंसक बनाने और प्राप्त करने में सक्षम होगी। बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक कमाई। काओ युएझी के मुंह के कोने से एक फीकी संतुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। जब तक वह उस फूहड़ गु मानक्सी से आगे निकल सकती थी, उसे अधिक काम करने और अधिक थकने से कोई आपत्ति नहीं थी। अपना मेकअप लगाने के बाद काओ युएझी ने अगले कार्यक्रम स्थल पर वैन की सवारी करने से पहले थोड़ा आराम किया। नई फिल्म प्रदर्शित होने वाली थी, इसलिए उसे विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर आना जाना पड़ा। वैन धीरे धीरे हाईवे पर चली, लेकिन अचानक ब्रेक लग गया। काओ युएझी, जो पीछे की पंक्ति में झपकी ले रही थी, ने अधीरता से अपनी आंखें खोलीं। क्या आप गाड़ी चलाना जानते हैं? ड्राइवर ने तुरंत माफी मांगी, मिस युजी, चश्मे वाली एक लड़की हमारी कार को रोक रही है। अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया होता, तो मैं उसे मार देता। वह शायद मिस युची की प्रशंसक है। प्रशंसक आजकल पागल हो गए हैं, मशहूर हस्तियों के पीछे भाग रहे हैं। सहायक क्रोधित था, उसे नजरअंदाज करें। वह शायद सासिंग है। उसके चारों ओर जाओ और दूर चले जाओ। 2 बजे एक कार्यक्रम है। हम बहुत देर नहीं कर सकते। ठीक है। ड्राइवर ने तुरंत सिर हिलाया, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और कार को रोकने वाली लड़की से दूर चला गया। काओ युएझी ने अपनी कनपटी रगड़ी। उसने अपनी आंखें खोली और रियरव्यू मिरर में सासिंग की एक झलक देखी। लड़की 20 साल की थी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और कुछ चिल्लाते हुए तेज गति से वैन का पीछा कर रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सुरक्षा गार्ड खबर सुनकर वह आया और उत्पात मचा रही लड़की को खींच कर ले गया। काओ युएझी को कोई परवाह नहीं थी। वो कई सालों से इंडस्ट्री में हैं और यह पहली बार नहीं था कि उनका सामना ऐसे कट्टर प्रशंसक से हुआ हो जिसने कार रोकी हो। वैंग एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के बाहर काला चश्मा पहने लड़की को सुरक्षा गार्ड ने सड़क के किनारे खींच लिया। सुरक्षा गार्ड ने गुस्से में कहा, इतनी कम उम्र में आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरह के नासमझ प्रशंसक हैं? आप मिस युएझी की कार का पीछा क्यों करेंगे? क्या आपको मार खाने का डर नहीं है? लड़की की आंखों में आंसू आ गए, वह जमीन पर गिर पड़ी। मैं कोई पागल प्रशंसक नहीं हूँ। मैं फिल्म का मूल पटकथा लेखक हूँ। आप बड़ी कंपनियों ने मेरी 2 स्क्रिप्ट छीन ली और मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। मैं इसके बारे में युएझी को बताना चाहता हूँ। वह निश्चित रूप से कोशिश करेगी और मुझे न्याय दिलाएंगी।